सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम। आज की ताजा खबर में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ ही इस एपिसोड की शुरुआत आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी में क्रूड ऑयल प्राइसेस और 10 ईयर जिसे यील्ड के बारे में पहले बात करते हैं। क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड इज एट अराउंड $81 पर बैरल। दैट सी सॉ बैटल इज स्टिल कंटिन्यूइंग। कभी अच्छी न्यूज आती है, कभी कुछ कंसर्निंग न्यूज आती है, एंड दैट्स हाउ the crude oil prices are trading between $75 to $82 per barrel. So अभी वो अपर एंड में वहां पे चल रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस जैसे जैसे होपफुली जियोपॉलिटिकल टेंशंस कम होते जाएंगे तो वहां पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस कैन गो डाउन, बिकॉज ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है डेवलप वर्ल्ड में दैट इज नॉट गोइंग दैट वेल। सो दैट्स व्हाई डिमांड जो है कहीं ना कहीं वहां से ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से म्यूटेड ही रहेगी, and that can add good supply side angle, and that's how थोड़े से प्राइसेस अगर कंट्रोल में रहेंगे तो दैट वुड बी रियली गुड। अब यूएस की 10 ईयर जिसे यील्ड के बारे में बात करेंगे, जो ये वो यील्ड है करंटली इट इज एट 4.07%। सो वहां पे भी ये 4% के ऊपर ही वैसे रह रही है। दो कल जो मार्केट्स ऊपर गए थे, डेफिनेटली रिलायंस प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन मार्केट मूवमेंट। इंडेक्स हैवीवेट अगर 7-6-7% से ऊपर जाता है तो इंडेक्स तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। बट उसके अलावा इवन रेट कट्स के भी कुछ कमेंट्री जो आई थी यूएस से, सो दैट वाज पॉजिटिव, यानी कि रेट कट्स होंगे, अच्छे रेट कट्स होंगे, 2 या 3 रेट कट्स हो सकते हैं इस फाइनेंशियल ईयर में या कैलेंडर ईयर में 2024 में। तो ये एक्सपेक्टेशंस भी मार्केट को थोड़ा सा इंचअप करने के लिए सपोर्टिव रहे हैं। आज भी अगर हम गिफ्ट निफ्टी की बात करते हैं, सो अराउंड मतलब एक पॉजिटिव स्टार्ट के साथ इंडियन मार्केट्स ओपन हो सकते हैं। सो इन अ वे ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव होने की वजह से आज भी मार्केट थोड़ा सा अच्छा रह सकता है। दैट्स व्हाट दी गिफ्ट निफ्टी इज सजेस्टिंग टू अस। अब वर्ल्ड इकोनॉमी में ही और अगर हमें बात करनी होगी तो चाइना के बारे में बात करनी होगी। चाइना का जो एवरग्रैंड प्रॉपर्टी डेवलपर है तो उसका लिक्विडेशन फाइल होने वाला है। सो मतलब कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, हांगकांग कोर्ट ने दिए हैं, 2 ऑर्डर्स हैव बीन गिवन बाय हांगकांग कोर्ट। अब उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ दी जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज है एवरग्रैंड के, दो प्रॉपर्टीज आर इन चाइना, मतलब मेनलैंड चाइना में है वो। तो वहां पे $300 बिलियन के यूएस डॉलर्स के ये लाइबिलिटीज है। और जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वहां पे इरोड हुआ है इस कंपनी का, सो करंटली द मार्केट कैपिटलाइजेशन इज $270 मिलियन। 99% ये मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पे नीचे आया है, एंड दैट इज गोइंग टू पोज अ बिग चैलेंज। इसका कैस्केडिंग इम्पैक्ट कितना रह सकता है ये देखना भी उतना ही जरूरी है, बिकॉज ये वन ऑफ द बिगेस्ट डेवलपर था। अब उसका कैस्केडिंग इम्पैक्ट छोटे डेवलपर्स पे भी हो सकता है। सो प्रॉपर्टी मार्केट पे ऑलरेडी भी मतलब अच्छा खासा इम्पैक्ट हमने देखा हुआ है। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो और रिटेल लोन्स के डिफॉल्ट्स में भी हो सकता है क्या, दैट वी विल हैव टू सी। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा जो कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना की, उनके सामने, मिस्टर जी जिनपिंग के सामने भी, कि इसको मतलब ज्यादा मतलब कैस्केडिंग इम्पैक्ट उसका बहुत बड़ा ना हो, अदर सेक्टर्स को भी वो इंक्लूड ना करे। इसका एक चैलेंज डेफिनेटली बहुत बड़ा रहेगा चाइनीज गवर्नमेंट पे। लेट्स सी हाउ दे आर गोइंग टू हैंडल दिस पर्टिकुलर थिंग। अब इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे तो इस बार ये जो बजट है, मतलब प्री इलेक्शन बजट है, तो ये फुल फ्लेजेड बजट नहीं होता है। तो ये बजट में इकोनॉमिक्स, इसके बजट के पहले इकोनॉमिक सर्वे नहीं होता है। दो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक रिव्यू रिपोर्ट निकाली है फॉर FY25, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। सो एक्सपेक्टेशंस जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के है FY25 के जीडीपी के ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो दे आर क्लोज टू 7%। जो बड़ी बड़ी मतलब ग्लोबल एजेंसीज है, IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो, so they are expecting a growth of around 6.3 to 6.4%। बट उसके कंपैरिजन में इंडियन गवर्नमेंट या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है, वी आर एक्सपेक्टिंग अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 7% या क्लोज टू 7%।
एंड दिस कैन कंटिन्यू फॉर फ्यू मोर इयर्स, ये भी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे बिल्ड हुए हैं। जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है इंडिया के, मिस्टर अनंथा नागेश्वरन जी, उन्होंने ये रिपोर्ट वैसे निकाली है। दो देर आर सम चैलेंजेस ऑल्सो जो उन्होंने बोला है। सो चैलेंजेस लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो थ्रेट है स्पेसिफिकली टू दी सर्विसेज सेक्टर, आई थिंक दैट कैन नॉट बी डिनाइड। देन जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं, जो टेक्नोलॉजिकल इन अ वे वॉरफेयर है, फिजिकल वॉरफेयर है, इकोनॉमिक एंड सोशल वॉरफेयर, जो ओवरऑल अदर इकोनॉमीज में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो इसके बीच में भी इम्पैक्ट हो सकता है जीडीपी पे। ग्लोबल डेवलपमेंट्स का इम्पैक्ट देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ। $7 ट्रिलियन का अगर इकोनॉमी का साइज हमें लेके जाना है बाय 2030, देन डेफिनेटली ऑल दीज चैलेंजेस नीड्स टू बी हैंडल्ड क्वाइट केयरफुली। दूसरा, जो इलेक्शन के बाद जो मेन बजट आएगा, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे भी होगा और प्रॉपर फुल फ्लेजेड बजट भी होगा, वो भी उन्होंने यहाँ पे बोला है। सो लेट्स सी, आई थिंक हाउ इंडिया इज गोइंग टू अचीव 7% प्लस ग्रोथ, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट साइड रहेगी। सप्लाई साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे, सो आई थिंक थिंग्स आर गोइंग टू बी नॉर्मल, दैट्स व्हाट द रिपोर्ट इज सजेस्टिंग। माइक्रो इकोनॉमिक एंगल भी अगर हम देखते हैं तो इंडियन कंटेक्स्ट में इन्फ्लेशन इज गेटिंग हैंडल्ड क्वाइट वेल, बट ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस से कुछ अगर निगेटिव शॉक्स या सरप्राइजेस आते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे इन्फ्लेशन पे भी हो सकता है। ग्लोबली जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट का सिनारियो वर्कआउट होगा, उसका ही रिएक्शन इंडिया की तरफ से भी आ सकता है, आरबीआई। सो मेजरली मतलब अगर यूएस मार्केट्स में या अदर डेवलप्ड मार्केट्स, यूरोपियन मार्केट्स में अगर हम रेट कट्स देखते हैं, तो वैसे उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट हम पे भी हो सकता है। एंड देन our macroeconomic situation is suggesting rate cuts, but I think foreign markets are not allowing us to cut our interest rates. I think वो currency pressure maintain करने के लिए ये सारी चीजें करनी पड़ती है, and that's why we are living in a coupled world, ये भी हम यहाँ पे समझ सकते हैं। अब स्टॉक मार्केट, स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में बात करेंगे तो आईटीसी के Q3 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। नेट प्रॉफिट हैज गॉन अप बाय 11%। सो नेट प्रॉफिट जो है 5,572 करोड़ रुपीस का है। अराउंड 6.6 का डिविडेंड भी कंपनी ने डिक्लेयर किया है यहाँ पे। सो रेवेन्यू ग्रोथ ईयर ऑन ईयर इज हार्डली 2.2%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ऑलमोस्ट फ्लैट -0.3% से रेवेन्यू ग्रो हुआ है, यानी कि डिक्लाइन हुआ है। EBITDA number is at 6,024 crore rupees year on year, quarter on quarter, both these numbers are down. EBITDA margins की पॉइंट बात अगर हम करते हैं, so year on year the margins have gone down by 190 basis points, so that's not a very, मतलब ये बहुत बढ़िया नंबर तो नहीं नजर आ रहे हैं। नेट प्रॉफिट जो है that is at 5,572 crore rupees, year on year up by 10.8%, quarter on quarter it is up by 13.1%. आई थिंक नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन जो है वो लेस टैक्सेशन इस बार रहा है। सो दैट इज द ओनली रीजन। सो ऑपरेशनल एंगल से यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो नहीं हुई है, ये भी समझना जरूरी है। सेगमेंट वाइज रेवेन्यू ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, सिगरेट सेगमेंट हैज गॉन अप बाय 3.6%, एफएमसीजी अदर्स has gone up by 7.6%, but both these revenue numbers are down quarter on quarter, so that's not a very healthy number. Hotels के business ने काफी अच्छा यहाँ पे ग्रोथ दिखाया है। सो ईयर ऑन ईयर द होटल बिजनेस हैज गॉन, रेवेन्यू हैज गॉन अप बाय 18.2% एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट हैज गॉन अप बाय 29.7%। तो यही एक लौता एक सेगमेंट है, बट इसका कंट्रीब्यूशन टू द टोटल रेवेन्यू, मतलब अगर टोटल रेवेन्यू ऑफ 16,483 करोड़ रुपीस हम बात कर रहे हैं, सो उस एंगल से अगर हम देखते हैं तो उसमें 842 करोड़ रुपीस का ही मात्र बिजनेस जो है वो यहाँ पे होटल बिजनेस ने दिया है। तो मात्र 5% का कंट्रीब्यूशन इज फ्रॉम होटल बिजनेस, सो नॉट वेरी बिग। एग्री बिजनेस का अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ देखते हैं, so year on year it has gone down by 2.2%, quarter on quarter it has gone down by 22.3%. So obviously these numbers are not good. Even papers, paper boards and packaging ने भी यहाँ पे numbers में disappoint ही किया है। सेगमेंट वाइज एबिट ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो होटल बिजनेस एबिट हैज गॉन अप बाय 57.1%, एफएमसीजी अदर्स दैट बिजनेस हैज गॉन अप बाय 17.8%। सो आई थिंक ये
मतलब ओवरऑल एबिटा मार्जिन्स थोड़ा सा एफएमसीजी अदर्स बिजनेस में बढ़ने की वजह से ये नंबर यहाँ पे आए हैं, एंड दिस वाज द मेन ट्रिगर फॉर द स्टॉक टू गेटिंग री रेटेड, कि एफएमसीजी अदर्स बिजनेस जिस पे एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे के हिसाब से वो फोकस कर रहे हैं, सो दैट पर्टिकुलर एक सेगमेंट का जो एबिट मार्जिन है इन Q3 FY24 इज एट 11%। सो 10% से ऊपर कंटिन्यूअसली यहाँ पे ये मार्जिन्स रिपोर्ट करना, ये मार्केट को एक पॉजिटिव फैक्टर दे सकता है। 6.25 रुपीज का डिविडेंड भी मार्केट को एक अच्छा पॉजिटिव फैक्टर दे, मतलब थोड़ा सा markets can appreciate these things, but overall other businesses I have not done that well, ये भी समझना उतना ही जरूरी यहाँ पे हो सकता है। बजाज फाइनेंस के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो बजाज फाइनेंस के भी Q3 के नंबर्स आ चुके हैं। द नेट प्रॉफिट नंबर is up by 22%, which is at 3,639 crore rupees. So I think year on year all those numbers are looking good. AUM की ग्रोथ अगर ईयर ऑन ईयर देखते हैं तो 35% की रही है AUM ग्रोथ। डिपॉजिट बुक भी 35% ईयर ऑन ईयर यहाँ पे ग्रो हुई है। नंबर ऑफ लोन्स बुक्ड in December 2023 quarter is at 98.6 lakh new loans have been booked year on year. This number is up by 26%. Net interest income की अगर हम बात करते हैं, so this number has gone up by 29% year on year. So यहाँ net interest income but 29% से बढ़ना एंड नेट प्रॉफिट 22% से बढ़ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ फंड्स यहाँ पे बढ़े हैं। एनआईएम का कंप्रेशन भी एक इशू है। So NIM compression of 11 basis points compared to last quarter. So currently the NIMs are at 12.5%. Last quarter में it was at around 12.61%. तो यहाँ पे 11 basis points से quarter on quarter NIMs have gone down. What is the reason behind that? Increase in risk weights and higher incremental cost of funds. ये सबसे बड़े रीजन यहाँ पे नजर आते हैं। दो कंपनी ने 20 से 30 बेसिस पॉइंट से रेट्स भी इंक्रीज कर दिए हैं, बट आई थिंक इट विल टेक सम मोर क्वार्टर्स तो एक्चुअली इफेक्टिवली उसका पॉजिटिविटी यहाँ पे देखना, बिकॉज कॉस्ट ऑफ फंड्स हैव आल्सो गॉन अप क्वाइट ड्रास्टिकली। Then management said NIM continues to soften gradually on account of lagged effect of cost of funds increase. So I think similarly, so in Q3 elevated loan losses हो या impact of regulatory actions हो, ये भी एक impact रहा है। So प्रॉफिट ग्रोथ अराउंड 5 to 6% से यहाँ पे इम्पैक्ट हो गई है। सो एनआईआई का ग्रोथ अगर आप देखोगे और प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली ये नंबर्स ये रेगुलेटरी एक्शंस वगैरह की वजह से इंपैक्ट हुए, ये समझ में आता है हमें। इन Q3 कॉस्ट ऑफ फंड्स वाज एट 7.76%, जो लास्ट क्वार्टर में थी उसके कंपैरिजन में 9 बेसिस पॉइंट से ये कॉस्ट ऑफ फंड्स इंक्रीज हुई है। लास्ट क्वार्टर Q2 FY24 में जो कॉस्ट ऑफ फंड्स थे दैट दोज वर 7.67%। एसेट क्वालिटी की अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा सा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का नंबर ऊपर गया है। So last quarter the number was at 0.91% gross NPA. This quarter the number is at 0.95%. Net NPA के भी numbers अगर हम देखते हैं तो last quarter the number was at 0.31%, but this quarter the number is at 0.37%. So I think ये जो numbers थोड़ा सा इंच अप हुए हैं, दो ऐसा कोई अलार्मिंग चीजें नहीं है, मतलब ग्रॉस एनपीए नंबर्स लेस देन 1% इज अ वेरी गुड रिस्क मैनेजमेंट, नेट एनपीए नंबर्स लेस देन 0.5% इज आल्सो वेरी गुड रिस्क मैनेजमेंट, बट स्टिल आई थिंक ओवरऑल इंचअप होना ये कहीं ना कहीं मार्केट को थोड़ा सा एक कॉशियसनेस दे सकता है मार्केट यहाँ पे, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो 23.87% का है। सो यहाँ पे जो अनसिक्योर्ड लेंडिंग जो है वहां पे जो रिस्क वेट्स बढ़ाए हैं, मतलब आरबीआई ने जो बोला है, सो उसी का इम्पैक्ट यहाँ कहीं ना कहीं इनके कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो पे भी होता हुआ हम देख रहे हैं। आरआईएल के बारे में बात करेंगे। आरआईएल रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो स्टॉक है वो फ्रेश मतलब रिकॉर्ड हाई पे जा चुका है। सो मार्केट कैप जो है वो 19.2 लाख करोड़ रुपीस पे यहाँ पे जा चुका है। सो आई थिंक यहाँ ओवरऑल अगर हम देखते हैं कि जियो का इन अ वे डीमर्जर होना, अलग तरीके से लिस्ट होना, उसके बाद स्टॉक इतना ऊपर जाना,
क्या है इसके पीछे के रीजन? तो आई थिंक एक इंटरेस्टिंग रीजन है। सो ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट निकाली है और उसमें उन्होंने बोला है वॉल्ट डिज्नी कंपनी, जिसके साथ जियो का जो मीडिया मतलब ये जो पूरा प्लानिंग है एंटरटेनमेंट बिजनेस का, तो ये प्लानिंग में जो पहले वैल्यूएशन किया गया था या एक्सपेक्टेशन थी वॉल्ट डिज्नी को उनके बिजनेस की, तो दैट वाज अराउंड $10 बिलियन, बट इफेक्टिवली आई थिंक एट अराउंड $4.5 बिलियन पे ये मर्जर होगा। और इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक पे हुआ है। सो मतलब जितना मतलब 1 लाख करोड़ रुपए से यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन रिलायंस इंडस्ट्रीज का बढ़ा है, और यहाँ $5 बिलियन से डिज्नी के बिजनेस का वैल्यूएशन कम होना, उससे ज्यादा का बेनिफिट जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक पे यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। सो आई थिंक जिस तरीके से ये जो मर्जर कोलैप्स हुआ है बिटवीन जी एंड सोनी, आई थिंक उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक पे हुआ है बाय गेटिंग द डिज्नी हॉटस्टार का ये जो बिजनेस है वो लेसर वैल्यूएशन पे मिलना। सो मार्केट्स आर इंटरेस्टिंग, क्या कब कैसे क्या रिएक्ट करेगी चीजें, आई थिंक मतलब इट इज इंटरेस्टिंग। लॉट ऑफ पीपल माइट थिंक इट इज इरेशनल, but I strongly feel that these are interesting times to watch, a lot of things to learn also. टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे। टाटा टेक्नोलॉजीज ने अपने Q3 के नंबर्स डिक्लेयर किए हैं। नंबर्स इतने कुछ ग्रेट नहीं है। ईयर ऑन ईयर द प्रॉफिट हैज गॉन अप बाय 15%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर द प्रॉफिट हैज गॉन अप बाय 6.1%। दो कमेंट्री जो आई है कंपनी की तरफ से वो काफी अच्छी आई है। FY25 is going to be a very good growth year. That's what the CEO is suggesting. Let's see. I think automobile business and aerospace business, दोनों businesses पे focus कंपनी का है, but the CEO is saying that compared to auto, I think aerospace business will do really well in FY25. So let's see, let's wait. थोड़े दिनों में हमें पता भी चल जाएगा ये सारी चीजें। सो कैसा लगा आज का एपिसोड, ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। बजट आ रहा है, सो डेफिनेटली बजट के रिलेटेड कुछ वीडियोस भी बनेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं हम। सो स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।